इन क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th के बायो का चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इल, और अभी तक मैंने 2 वीडियोस डाले हैं। इन दोनों वीडियोस में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, हेल्थ किसे कहते हैं, डिजीजेस किसे कहते हैं, और लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया था कि कैसे पैथोजेन हमारे बॉडी पर अटैक करता है और किस तरह से हमारा बॉडी उस पैथोजेन से अपने आप को रक्षा करता है, अपने आप की रक्षा करता है। हमारा जो बॉडी का स्किन है वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देता है। यदि पैथोजेंस हमारी बॉडी के अंदर इंटर कर भी जाते हैं तो अलग अलग ऑर्गन्स में मौजूद कुछ केमिकल्स होते हैं जो उसे मारने का काम करते हैं। फाइनली जब पैथोजेंस हमारे ब्लड में आ जाते हैं तो भाई डब्ल्यूबीसी की बहुत बड़ी फौज होती है और वो सारी की सारी फौज मिलकर अटैक करती है पैथोजेंस के ऊपर। और फिर यदि डब्ल्यूबीसी जीत गया तो हमें बीमारी नहीं होगी, यदि डब्ल्यूबीसी हार गया तो हमें वो बीमारी हो जाएगी। ये सारा चीज मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। साथ में ये भी बताया था वैक्सीनेशन के बारे में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि भी आप लोग आजकल भाई कोविड-19 के लिए जो वैक्सीन निकल रहा है, अभी रिसर्च किया जा रहा है, इन सब के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, सुना भी है न्यूज में। क्लियर? तो आखिर ये वैक्सीनेशन क्या है? मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में कि वैक्सीन जो होता है वो पैथोजेन ही होता है। यानी कोविड-19 का जो वैक्सीन आएगा मार्केट में उसमें कोविड-19 वायरस ही रहेगा, बट या तो वो इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, ठीक है, या उसका जो स्ट्रक्चर रहेगा उसके वायरस का, उसका कुछ फ्रैगमेंट्स रहेगा, और फिर जब वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा तो उसके रिस्पांस में बी सेल ऑफ डब्ल्यूबीसी, अब आप लोग पढ़ चुके हैं तो इसलिए मैं इतना डिटेल में बोल भी पा रही हूँ। डब्ल्यूबीसी का एक टाइप बी सेल था, वो एक्टिवेट हो जाएगा, मेमोरी बी सेल याद कीजिए, और वो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेगा। तो एंटीबॉडी जस्ट लाइक सोल्जर्स वो हमारी बॉडी में तैनात हो जाएंगे, और जैसे ही कोविड-19 का एक्टिव वायरस हमारी बॉडी में एंटर करेगा वो उसे मार गिराएगा, और इस तरह से हम लोग कोविड से बच जाएंगे। तो ये एक तो कहानी थी जो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक्स प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। भाई कितना भी कुछ करके हमारा डब्ल्यूबीसी बेचारा कमजोर पड़ गया, वो हार गया, हमें इन्फेक्शियस डिजीज हो ही गए, तो जब हो गए तो उसका इलाज किस आधार पर किया जाता है, यही आज के इस वीडियो का टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। सबसे पहले तो जो हमारे पैथोजेंस होते हैं, तो पैथोजेंस क्या एक ही प्रकार के होते हैं? नहीं, पैथोजेंस बहुत टाइप्स के होते हैं। पैथोजेंस या तो वो फंगी हो सकता है, या तो वो बैक्टीरिया हो सकता है, या तो वो प्रोटोजोआ हो सकता है, या फिर वो वायरसेस हो सकता है। ये जो 4 टाइप्स है ये सबसे ज्यादा बीमारी प्रोड्यूस करते हैं, यानी बेसिकली यही हम लोगों में डिजीज को काउज करने वाले पैथोजेंस होते हैं। तो क्या फंगी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस सबका लाइफ स्टाइल, सबका लाइफ साइकिल एक ही होता है? यानी कि यहाँ पर एक टर्म और आएगा, बायोकेमिकल पाथवे। बायोकेमिकल पाथवे, देखिए ये आखिर पाथवे है क्या? बायो इट इज रिलेटेड विथ लिविंग्स, केमिकल इट मींस केमिकल्स। हम लोगों की बॉडी में भी तो बहुत सारे बायोकेमिकल पाथवेज होते रहते हैं। हम लोग जो न्यूट्रिशन करते हैं, रेस्पिरेशन लेते हैं, तो जितना भी केमिकल रिएक्शंस होता है हमारी बॉडी में जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं, जिन्हें लाइफ प्रोसेसेस कहा जाता है, तो ये सारे के सारे बायोकेमिकल पाथवेज ही कहलाते हैं। यानी लिविंग की बॉडी में होने वाले सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस जिसके द्वारा वो ग्रो करता है, जिसके द्वारा वो मल्टीप्लाई करता है, ठीक है, उसे कहते हैं बायोकेमिकल पाथवे। तो किसी को भी जिंदा रहने के लिए, अब यहाँ मैंने 4 पैथोजेंस का टाइप्स लिखा है, फंगी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस। क्या इन चारों का बायोकेमिकल पाथवे सेम होता होगा? इन चारों की क्वालिटी सेम होती होगी? इन चारों का ग्रो करने का तरीका सेम है? ये चारों एक ही तरह से पैरासाइटिक एक्टिविटी या बिहेवियर को शो करते हैं? नहीं,
सभी का बिहेवियर अलग अलग होता है। लास्ट क्लास में मैंने ये भी बताया था कि क्यों क्लासिफिकेशन पढ़ना जरूरी होता है और क्यों पैथोजेंस के बारे में इतना डिटेल में पढ़ा जाता है। क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि जब तक हम इन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे नहीं, तब तक क्या इन सबको मारने के लिए मेडिसिन बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। क्लियर? एक साधारण सा मैं आपके घर का ही एग्जांपल लेती हूँ। यदि आप चूहे मारने की दवा को, ठीक है, उसका छिड़काव कर दे जहाँ चींटियां आती हैं, क्या चींटियां मर जाएंगी? या जिस दवा से आप चींटियों को मारते हैं उससे क्या आप चूहा मार सकते हैं? नहीं मार सकते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से मेडिसिन को बनाने के लिए इन सारे पैथोजेंस का डिटेल स्टडी काफी जरूरी होता है और यही जरूरत है पैथोजेंस की स्टडी की। और बिना इसकी स्टडी के या इनके क्लासिफिकेशन के आधार पर ही हम लोग मेडिसिन को बनाते हैं। ट्रीटमेंट के लिए जो भी मेडिसिन यूज किया जाता है उसे बनाते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई हमारे बॉडी में या इस बीमारी को जो भी पैथोजेन काउज किया है वो कौन सा पैथोजेन है। क्या वो फंगी है, क्या वो बैक्टीरिया है, या वो प्रोटोजोआ है, या वो वायरसेस है। क्योंकि जैसा वो रहेगा, जो भी पैथोजेन रहेगा, उसके आधार पर ही हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। क्लियर? नाउ प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, देयर इज बेसिकली टू प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। नंबर 1, बाय रिड्यूसिंग इफेक्ट्स ऑफ द डिजीज। अब हमारे बॉडी में डिजीज हो गया, हमें कोई बीमारी हो गई, इसके रिस्पॉन्स में इन्फ्लेमेशन होता है हमारी बॉडी में। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। इन्फ्लेमेशन क्या बताया था कि जैसे ही पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर करता है वो रेप्लिकेट करना यानी कि मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है, तो हमारा बॉडी शो करने लगता है बाय शोइंग साइन एंड सिम्टम्स। वो शो करने लगता है कि भाई अब आपको ये बीमारी हो गई, हमें फीवर आ जाएगा, वॉमिटिंग होने लगेगा, लूज मोशन होने लगेगा, इस तरह का कुछ साइन एंड सिम्टम्स होने लगेगा, किसी स्पेसिफिक ऑर्गन्स में पेन होने लगेंगे। तो इन सारे चीजों के द्वारा हमें पता चलने लगता है कि भाई अब ये बीमारी, कोई बीमारी है आपकी बॉडी में। फीवर तो हमें आ रहा है, ठीक है, तो फीवर किस वजह से आ रहा है, किस बीमारी से आ रहा है। हम लोग मार्केट में गए और जाकर हम लोगों ने क्या किया कि कोई ऐसा दवा ले लिया जैसे पैरासीटामोल, कालपोल, ये सब साधारण दवाई के नाम है जो कि आप सभी जानते हैं, बचपन से आप लोग सुनते आ रहे होंगे अपने घर में। तो हम लोग क्या किए, मार्केट गए, पैरासीटामोल लिया, खा लिया, फीवर उतर गया। ठीक है, कहीं पेन है तो कोई पेन किलर लिया, खा लिया, हमारा फीवर जहाँ दर्द है वो खत्म हो गया। वॉमिटिंग अगर हो रहा है, कोई ऐसी दवाई ली जिससे वॉमिटिंग खत्म हो गया। तो ये पहला हमारा प्रिंसिपल होता है कि कुछ ऐसा मेडिसिन ले लिया जाए जिससे कि डिजीज का इफेक्ट खत्म हो जाए। यदि कोई बीमारी हो गई है, उसकी वजह से हमें फीवर आ गया है, वॉमिटिंग होने लगा है, लूज मोशन होने लगा है, हेडेक होने लगा है, तो हम लोग अपने सिम्टम के हिसाब से जाएंगे और दवा ले लेंगे। या फिर डॉक्टर के यहाँ भी गए तो डॉक्टर भी क्या करेगा, इन सारे इन्फ्लेमेशंस, इन सारे जो भी चेंजेस हैं, जो साइन है, जो सिम्टम है, उसे रिड्यूस करने के लिए कि भाई आप ये दवा ले लीजिए, आपका फीवर उतर जाएगा, आप ये दवा ले लीजिए, आपकी खांसी ठीक हो जाएगी, आप ये दवा ले लीजिए, आपका वॉमिटिंग ठीक हो जाएगा। इस तरह से वो लोग क्या करते हैं कि अलग अलग मेडिसिन दे देते हैं, या हम लोग भी आजकल खुद से खरीद के खा लेते हैं। हालांकि खाना नहीं चाहिए, तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट ही करना चाहिए। तो बाय रिड्यूसिंग इफेक्ट ऑफ डिजीज, बट ये 100% फिट नहीं है, क्योंकि इससे आप जो आपका प्रॉब्लम है आप उसे तो शॉर्ट आउट कर रहे हैं, बट किस वजह से ये प्रॉब्लम है आप उसे सॉर्ट आउट नहीं कर रहे हैं। लाइफ में बेटा बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, तो आप उस प्रॉब्लम की गहराई तक जाइए। आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, ठीक है, फिर भी क्या करेंगे, गार्जियंस क्या करते हैं कि वो जबरदस्ती नहीं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बच्चों को पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा है, ये फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, आप स्टूडेंट हो, यदि आपका मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, जनरल स्टूडेंट के साथ यही प्रॉब्लम होता है, तो क्या रीजन है, मैं किधर जा रहा हूँ, मेरा मन किधर जा रहा है, मैं क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मैं क्यों नहीं अपने करियर पे कंसंट्रेट कर जा रहा हूँ। आप उसके रूट काउज पे कंसंट्रेट कीजिए। ये फाइनल क्योर होता है किसी भी बीमारी का। क्लियर? चलिए, वैसे मैं कुछ मॉडल क्लास तो ले नहीं रही हूँ, मैं यहाँ डिजीज के बारे में पढ़ा रही हूँ,
तो पहला प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? बाय रिड्यूसिंग इफेक्ट ऑफ द डिजीज। डिजीज से जो भी साइड इफेक्ट्स आ रहा है हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन के कारण, साइन और सिम्टम्स जो आ रहा है, हम लोग मेडिसिन के द्वारा उसे ठीक करते हैं। बट ये 100% फायदेमंद नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि इससे अभी भी हमारे बॉडी में पैथोजेंस हैं, वो बाद में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इज दैट क्लियर? सेकंड प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, एलिमिनेटिंग पैथोजेंस। ये फाइनल डिसीजन है हमारा। दिस इज द रूट काउज। जो रूट काउज है, जो जड़ है हमारे डिजीज का, जिसकी वजह से हमें ये डिजीज हुआ है, उसे ही एलिमिनेट कर देना बॉडी से, उसे ही बॉडी में किल कर देना, ये फाइनल हमारा रास्ता है एंड ये बेस्ट प्रिंसिपल है हमारे ट्रीटमेंट का। क्लियर? तो डॉक्टर ये दोनों काम करते हैं। पहला तो वो इफेक्ट को करते हैं, अगर थोड़ा बहुत रहा, हल्का सा एंटीबायोटिक वगैरह दे दिया, वो ठीक हो गया। लेकिन यदि नहीं ठीक होता है तो फिर क्या किया जाता है? आपकी बॉडी की पूरी जांच की जाती है, ब्लड टेस्ट एंड जो भी है, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ये सारे जो टेस्ट हैं वो करवाए जाते हैं और उसके रिजल्ट के आधार पर फाइंड आउट किया जाता है कि भाई कौन सा पैथोजन है और उसके आधार पर फिर ट्रीटमेंट किया जाता है। ये फाइनल ट्रीटमेंट, ये फाइनल प्रिंसिपल होता है एंड ये बेस्ट प्रिंसिपल है ट्रीटमेंट का। क्या? एलिमिनेटिंग पैथोजेंस। और एलिमिनेटिंग पैथोजेंस में ही जिस भी तरह का पैथोजेंस रहेगा उस तरह का ट्रीटमेंट, उस तरह का मेडिसिन दिया जाएगा ताकि वो नष्ट हो जाए, वो खत्म हो जाए, उसका ग्रोथ हमारी बॉडी में हो ही नहीं। एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग यूज करते हैं एंटीबायोटिक्स। देखिए यहाँ दो टर्म है। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? एंटीबॉडी। और आज मैं बता रही हूं एंटीबायोटिक्स। इन दोनों में अंतर है। एंटीबॉडी, ये मैंने क्या बताया था आप लोगों को? जैसे ही पैथोजेंस हमारी बॉडी के में इंटर करता है, इट मीन्स कि जैसे ही वो ब्लड में पहुंच जाता है, जितने भी टाइप्स का WBC है वो सारा का सारा एक्टिवेट हो जाता है। एक एनिमेटेड वीडियो के द्वारा मैंने कोशिश की थी कि आप लोगों को ये पता चले कि कैसे एक तरह का WBC दूसरे को एक्टिवेट करने का काम करता है। एक तो पैथोजन को वो मारता भी है, साथ में दूसरे को भी एक्टिवेट करता है कि भाई जागो जागो, पैथोजन आ गया, उसे मारो। इस तरह का वो काम करता है। तो ये मैंने कोशिश की थी आप लोगों को दिखाने की कि किस तरह से हमारा बॉडी रिस्पॉन्स देता है एंटीजन को। तो एंटीजन, अब यहाँ मैं बात करूंगी पैथोजन, यानी कि वो एंटीजन जो हमारी बॉडी में गया, क्योंकि पैथोजन बेटा वो ऑर्गेनिज्म है जो कि डिजीज काउज करता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लेकिन एंटीजन लिविंग भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। क्लियर? कभी कभी किसी को डस्ट से भी एलर्जी हो जाती है, तो जो डस्ट है क्या वो लिविंग है? नहीं, वो नॉन लिविंग है। तो कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी में एंटर करता है तो क्या होता है? हमारा बॉडी उसको रिस्पॉन्स देता है, WBC एक्टिवेट हो जाता है और रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है। इज दैट क्लियर? तो एंटीबॉडी क्या था? एंटीबॉडी वो केमिकल था जो कि WBC रिलीज करता था और किसके रिस्पॉन्स में? एंटीजन के रिस्पॉन्स में करता था। और एक पार्टिकुलर एंटीबॉडी एक पार्टिकुलर एंटीजन को मारने का काम करता था। क्लियर? बट यहां मैं बात कर रही हूं एंटीबायोटिक्स। आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, आपको क्या किया जाता है? फीवर उतरने की दवाई के साथ कुछ एंटीबायोटिक्स दे दिया जाता है, ये ताकि उसको इलिमिनेट किया जा सके, जो हमारा पैथोजेंस है उसे इलिमिनेट किया जा सके। ये इंटरनल केमिकल है जो हमारे बॉडी के अंदर में मौजूद जो WBC है वो सिक्रीट करता है। बट एंटीबायोटिक्स ये एक्सटर्नल केमिकल है जो इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन वी टेक। क्लियर? हम लोग मेडिसिन के फॉर्म में उसे लेते हैं ताकि पैथोजेंस को अपनी बॉडी से एलिमिनेट कर दें। क्लियर? तो ये एंटीबायोटिक्स किस पर काम करता है? ये एंटीबायोटिक्स काम करता है किस पर? बैक्टीरियाज पर। यानी ये बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकता है। बैक्टीरिया भी बहुत टाइप के होते हैं, खैर ये आप लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना भी नहीं है। इनफैक्ट आप लोगों को अप टू 10th क्लास तक टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज नहीं पढ़ने। हाँ, 8th क्लास में जो मैंने पढ़ाया था वो अलग था, ठीक है। बट
अब जो मैं टाइप्स बताने जा रही हूँ वो टाइप्स जो है ना आप लोगों को अप टू 10 तक नहीं पढ़ना है। तो बैक्टीरिया भी बहुत तरह के होते हैं। कुछ बैक्टीरिया जनरल जो बैक्टीरिया होते हैं, कुछ नहीं, जो जनरल बैक्टीरिया हैं, जैसे ही वो लिविंग की बॉडी में यानी हम लोगों की बॉडी में एंटर करते हैं, दे स्टार्ट टू रेप्लिकेट, वो लोग मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से उन लोगों में रेप्लिकेशन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और जल्दी जल्दी रेप्लिकेट करके बैक्टीरिया का जो सेल का स्टडी आप लोगों ने किया है, तो उसमें क्या होता है, आउटर कवरिंग उसका सेल वॉल होता है, वो सेल वॉल बनाने लगता है। यहाँ मैं एक एग्जांपल लिख रही हूँ एक एंटीबायोटिक की, जो कि जनरल है, जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा, पेनिसिलिन। बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा इसका नाम, पेनिसिलिन। ये एक तरह का एंटीबायोटिक है जो कि मार्केट में अवेलेबल होता है। ये पेनिसिलिन जैसे ही हम लोग खाते हैं तो वो क्या करता है कि बैक्टीरिया जो कि सेल वॉल बनाते हैं, ठीक है, स्टॉप टू मेक सेल वॉल बाय बैक्टीरियाज। ठीक है, बैक्टीरिया जो सेल वॉल बनाते हैं उसे बनाना ही बंद कर देता है। अब सेल वॉल के एब्सेंस में क्या होगा, वो बैक्टीरिया बेचारा मर जाएगा, वो जिंदा नहीं रह सकेगा। एंड दिस इज द इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक। तो एलिमिनेटिंग पैथोजेंस यानी कि पैथोजेंस को हटा देना अपनी बॉडी से, साथ में वो जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया है, एंटीबायोटिक्स हम खाते हैं जो कि बैक्टीरिया में, एक एग्जांपल मैंने लिया है पेनिसिलिन का, जो कि बैक्टीरिया जब सेल वॉल बनाता है तो उसे सेल वॉल बनाने ही नहीं देता है। अब ये ह्यूमन सेल पे इफेक्ट नहीं करेगा। ह्यूमन सेल पे क्यों नहीं इफेक्ट करेगा? पेनिसिलिन का क्या काम हुआ, सेल वॉल को नहीं बनाने देना। क्या ह्यूमन सेल में सेल वॉल होता है? आप सोचिए और मेरे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिए। ठीक है, यदि होगा तो फिर ये ह्यूमन सेल को भी अफेक्ट करेगा, नहीं होगा तो ह्यूमन सेल को अफेक्ट नहीं करेगा। बट एंटीबायोटिक लेने में भी आप लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। क्यों बरतनी चाहिए? क्योंकि यदि एक्सेस एंटीबायोटिक हमने ले लिया तो क्या होगा, एक्सेस एंटीबायोटिक जब हमने ले लिया तो क्या होगा कि कुछ यूजफुल बैक्टीरिया भी हमारी बॉडी में रहते हैं। तो आफ्टर टेकिंग एक्सेस एंटीबायोटिक सम यूजफुल बैक्टीरिया मे ऑल्सो डाई ड्यू टू इट्स इफेक्ट। भाई लिमिटेड लेंगे तो वो हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करने का काम किया, लेकिन बहुत ज्यादा जब मन किया तब हम लोग एंटीबायोटिक खाना शुरू कर दिए। थोड़ा सा भी तबीयत खराब हुआ, फट से हम लोगों ने एंटीबायोटिक ले लिया। क्लियर? अगर ऐसा हम लोग करेंगे तो क्या होगा कि कुछ यूजफुल बैक्टीरिया भी वो किल कर देगा। ठीक, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये मैंने नोट्स में नहीं लिखा है और जानबूझकर नहीं लिखा है, और ये आप सभी के नोट्स में होना चाहिए जो मैं अभी बता रही हूँ। व्हाई वी शुड नॉट टेक एक्सेस ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, ये आप सभी के नोट्स में होना चाहिए। मैं जब भी कॉपी देखूंगी ये लिखा हुआ होना चाहिए आपकी कॉपी में। और जो बच्चे मेरे स्टूडेंट नहीं हैं, यानी जिन्हें मैं पर्सनली नहीं पढ़ा पा रही हूँ, जो दूर में हैं, तो वो लोग मेरे कमेंट सेक्शन में आप इस क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हैं। जो मैं बोल रही हूँ आप उसे ही टाइप करके भेजिए, तो मुझे लगेगा कि आप मेरे वीडियो को सीरियसली देख रहे हैं। वाई वी शुड नॉट टेक एंटीबायोटिक मच मोर, बहुत ज़्यादा हमें नहीं खाना चाहिए, एक्सेसिव नहीं खाना चाहिए। क्यों? फर्स्ट पॉइंट, बिकॉज एक्सेस यूज ऑफ एंटीबायोटिक मे ऑल्सो किल सम यूजफुल बैक्टीरियाज। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड पॉइंट आपका क्या होगा कि ड्यू टू एक्सेसिव यूज एंड ड्यू टू लॉन्ग टर्म यूज ऑफ एंटीबायोटिक सम बैक्टीरियाज डेवलप रेजिस्टेंस टू इट। अब होता क्या है, आप लोग अपने चारों तरफ भी देखोगे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेजिस्टेंस कैपेसिटी आ जाती है। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस कैपेसिटी क्या है कि भाई हम कैसे भी इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। मेरे अंदर, अब चूंकि जब आप 10th क्लास में जाओगे तो आप लोग पढ़ोगे कि कैसे इवोल्यूशन हुआ, कैसा नया स्पेसीज बना, तो एक नया स्पेसीज ही बनने लगेगा। वो लगा ओहो ये इंसान तो हमेशा एंटीबायोटिक खाते रहता है, क्यों ना हम लोग कुछ ऐसी वैरायटी को डेवलप कर दें, या ये जो जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो बहुत सारा एंटीबायोटिक खाते हैं। तो एक दिन ऐसा आएगा जब एक ऐसा बैक्टीरिया बनेगा जिसकी बॉडी में उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक को लेकर रेजिस्टेंस कैपेसिटी हो जाएगी, उसको खाने से भी कोई असर
बैक्टीरिया पर नहीं पड़ने वाला है, वो ग्रो करेगा ही करेगा। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको लिख करके जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनकी फेयर कॉपी में होनी चाहिए, और जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं हैं जिन्हें पार्टिकुलर मैं नहीं पढ़ा पा रही हूँ वो लोग मेरे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स ना। अब एंटीबायोटिक के बारे में आप लोगों को जानकारी मिल गई। ये मैं जानकारी इसलिए दे रही हूँ कि बेटा बीमार तो सभी कोई पड़ते हैं, डॉक्टर के यहाँ सभी कोई जाते हैं, तो डॉक्टर से बात करने के लिए बायो का नॉलेज तो होना काफी जरूरी है, कम से कम अप टू 10th क्लास। आप इंजीनियर बन जाओ, आप आईपीएस ऑफिसर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, ये सारी चीज आपके किसी भी कंपटीशन में काम आने वाले हैं। ये मैं बार बार सभी बच्चों को बता रही हूँ। अप टू 10 यानी 6 to 10th तक का जो सिलेबस होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी एग्जाम के लिए आप आगे साइंस लो या नहीं लो, इट डजंट मैटर। साथ में आप कुछ भी बन जाओ, डॉक्टर के यहाँ जाना ही जाना है, जाओगे तो ये सारे टर्म्स आपके सामने आएंगे ही आएंगे। समझोगे तो फिर अच्छा रहेगा ना। समझ गए? प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट क्या? नंबर 1 बाय रिड्यूसिंग इफेक्ट ऑफ द डिजीज, सेकंड बाय एलिमिनेटिंग पैथोजेंस, जिसका मैंने एग्जांपल लिया एंटीबायोटिक्स, कैसे एंटीबायोटिक्स काम करता है और क्यों हम लोगों को ज्यादा एंटीबायोटिक्स नहीं खाना चाहिए। ठीक है ना। एंटीबायोटिक्स की बहुत बात कर ली है हम लोग, यानी कि वैसा मेडिसिन जो कि बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। व्हाट अबाउट वायरसेस? अभी तो हम लोग सभी कोविड-19 वायरसेस वाला जो एपिडेमिक आया हुआ है, कोरोना एपिडेमिक जो आया हुआ है हमारे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, उससे हम लोग सभी ग्रसित हैं। हम लोग सभी काफी प्रॉब्लम्स में हैं, काफी प्रॉब्लम आ रहा है हम लोगों के लाइफ में। तो आखिर क्यों इतना देर हो रहा है? कोविड-19 के लिए कोई मेडिसिन बनाने में, बैक्टीरियल मेडिसिन, फंगल मेडिसिन, प्रोटोजोअन मेडिसिन बनाने में इतना सारा प्रॉब्लम्स नहीं आता है। व्हाट अबाउट वायरल मेडिसिन? वही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू मेक एंटीवायरल ड्रग? एंड डोंट वरी, इसका आंसर मैंने नोट्स में लिख रखा है। सारा कुछ आप लोगों को खुद से नहीं करना है, मुझे पता है कि आप लोग कितना काम खुद से कर सकते हो। देखिए, वायरसेस जो होते हैं, जब वायरसेस का आप लोग स्ट्रक्चर पढ़े होंगे 8th क्लास में, ठीक है, वायरसेस जो होता है उसमें कोई भी लिविंग स्ट्रक्चर नहीं होता है। वायरसेस बॉर्डर लाइन होते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में। एक्चुअली जो वायरस का स्ट्रक्चर होता है क्या है? सिंपल प्रोटीन का एक कवच होता है, क्लियर, और इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड मौजूद रहते हैं, और इसके अलावा वायरस में कुछ नहीं होता है, ना कोई प्रोटोप्लाज्म होता है, ना कोई न्यूक्लियस होता है, कुछ भी नहीं होता है। और यदि प्रोटोप्लाज्म नहीं है तो वो सेल लिविंग नहीं कहलाता, यानी वो सेल है ही नहीं। तो वायरसेस जो होता है वो सेल है ही नहीं, इट इज जस्ट लाइक अ डेड स्ट्रक्चर। जैसे ही ये इंटर करता है किसी भी होस्ट की बॉडी में, ये है बहुत चालाक, ये क्या करता है? होस्ट के सेल को कैप्चर कर लेता है। ठीक है, होस्ट के सेल को कैप्चर कर लेता है और होस्ट के सेल के डीएनए को कैप्चर कर लेता है। जस्ट लाइक आप लोगों ने जो मूवी वगैरह आप लोग देखते हो, सीरियल्स देखते हो, जिन वगैरह भूत के बारे में जानते हो कि ह्यूमन की बॉडी में आकर के वो उसे कैप्चर कर लेता है, जो चाहता है करवाता है, वही जिन, वही भूत है कौन? ये वायरस। इज दैट क्लियर? ऐसा, ये मैं साइंस में नहीं कह रही हूँ, मैं नहीं मानती हूँ इन सब चीजों को, बट समझाने के लिए आप लोगों को मैंने बोला। तो ये वायरस क्या करता है? होस्ट के सेल को कैप्चर करता है। लेटर सपोज मेरी बॉडी में कोई वायरस आया तो मेरे बॉडी के सेल को वो कैप्चर कर लेगा, और मेरे बॉडी के सेल के जितनी भी मशीनरी है, भाई सेल में तो बहुत सारी मशीन्स हैं, तो ये अपने लाइफ प्रोसेस के लिए यूज करेगा किसका? यूज मशीनरी ऑफ होस्ट सेल, और ये होस्ट सेल की मशीनरी को यूज करके स्टार्ट करेगा रेप्लिकेशन, ग्रो करेगा, एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे सेल से तीसरे सेल में वो फैलना शुरू होगा और सारे सेल को वो इन्फेक्टेड कर देगा। क्लियर? तो इस तरह से वायरस का चूंकि अपना सेल नहीं होता है, ठीक है, ये होस्ट सेल को कैप्चर करके ग्रो करता है। इस वजह से यदि कोई एंटीवायरल मेडिसिन बनाया जाए तो वो किसे किल करेगा? मेरे ही बॉडी के सेल्स को ना किल करेगा। जब मेरी ही बॉडी के सेल्स को किल करेगा तो भाई डैमेज तो मुझे ही होगा, वायरस का तो कुछ होना जाना नहीं है। वो तो इधर ये वाला सेल डैमेज होगा, तब तक तो वो थोड़ी देर में बहुत सारा फैल चुका है। ठीक है, इस वजह से इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक एंटीवायरल ड्रग। क्लियर? तो आप लोगों का ये सारा पॉइंट क्लियर हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल और प्रिवेंशन। भाई डिजीज हो गया,
उसके बाद फिर हम लोग डॉक्टर के यहाँ गए, वहाँ जाने के बाद हम लोगों ने ट्रीटमेंट कराया, दवाई खाया और फिर धीरे धीरे जल्दी या कुछ समय के बाद हम लोग ठीक हो गए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर? ट्रीटमेंट से ज़्यादा फायदा प्रिवेंशन में होता है। यानी ऐसा कोई काम करें जिससे कि हम बीमार पड़े ही नहीं। ठीक है भाई, हेल्दी रहने के सारे उपाय करें। क्या करें? बैलेंस डाइट लें, एक्सरसाइज करें, रेस्ट लें, फ्रेश एयर में रहें हम लोग, कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर को ईट नहीं करें, मेंटली कूल रहें, झगड़ा लड़ाई ना करें, शांति से रहें, शांत वातावरण में। ये सारे काम भी हम लोग करते हैं। इसी के आधार पर कुछ प्रिंसिपल बनाया गया जो कि गवर्नमेंट भी जिसे यूज करती है, यूज करना चाहती है, और वो क्या है? प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। यानी कि वैसा प्रिंसिपल जिसके आधार पर प्रिवेंट किया जाता है, यानी कि बीमारी हो ही नहीं। यानी प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन के कारण क्या होगा? हम लोग डिजीज फ्री रहेंगे, हमें बीमारी नहीं होगी। क्लियर? तो ये प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन दो तरीके से किया जाता है। पहला, जनरल वेज। जनरल वेज का मतलब कि सभी के लिए फूड एंड क्लीन वाटर ये सारा कुछ अवेलेबल रहे। क्यों? क्योंकि एक अच्छे से बैलेंस डाइट जब हम लेंगे, क्लीन वाटर पिएंगे, तो उससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, और जब इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो हम लोग बीमार जल्दी नहीं पड़ेंगे। वही है जनरल वेज में। नंबर 1 है अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड फॉर एवरीवन। सेकंड वन इज प्रिवेंटिंग एक्सपोजर। एक्सपोजर इट मींस इन्फेक्शियस डिजीज से हमें बच के रहना चाहिए, कितना भी इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रांग हो। लेकिन अगर हम लोग इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आएंगे तो भाई पैथोजेंस हमारी बॉडी में तो जाएगा ही जाएगा। तो ऐसा कुछ क्यों ना करें कि पैथोजेंस हमारी बॉडी में इंटर ना करें। जैसे अभी कौन सा बीमारी चल रहा है जिसके लिए मैं बार बार बोलती हूँ, दिस इज कोरोना। तो जो कोविड-19 वायरसेस है वो एयरबॉर्न डिजीज है। एयरबॉर्न डिजीज मेरे पिछले वीडियो में है, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो एयर के माध्यम से ये फैलता है, स्प्रेड करता है, इसे एयरबॉर्न डिजीज कहते हैं। तो ये एयरबॉर्न डिजीज है, यानी कि हमें वैसे जगह पे नहीं जाना चाहिए जो काफ़ी क्राउडेड एरिया हो, जो भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, वहाँ नहीं जाना चाहिए। यानी कि भीड़ भाड़ वाले इलाके से, तभी तो कहा जाए ना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए भाई, डिस्टेंस में रहेंगे हम लोग तो ज़्यादा भीड़ एक जगह इकट्ठा नहीं होगी, तो वायरस इतना आसानी से हमारी बॉडी में एंटर नहीं करेगा। यदि कोई वाटर बॉर्न डिजीज हो तो हम लोगों को फ्रेश फूड एंड वाटर को लेना चाहिए। तो यानी दिस इज प्रिवेंटिंग एक्सपोजर, कि हम लोग ऐसा कुछ करें जिससे कि पैथोजन के कांटेक्ट में हम आए ही नहीं, खुद को बचाकर रखें। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि हमें मास्क यूज करना चाहिए, सैनिटाइजर यूज करना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार से वायरस हमारी बॉडी के अंदर इंटर ना करे। ठीक है, इंटर करेगा भाई, मेरा इम्यून सिस्टम काफी स्ट्रांग है, मुझे नहीं होगा कोरोना, सब कुछ सही है, बट कहाँ तक हमारा WBC फाइट कर पाएगा ये तो हम नहीं जानते। और अगर ठीक है नहीं होगा, यदि मैंने उससे कोरोना होगा फिर भी मैं सर्वाइव कर जाऊंगी भाई, मुझे कुछ नहीं होगा, अगर इस तरह के थॉट हैं किसी के, ठीक है, तो आखिर हमारे शरीर को एक्स्ट्रा वर्कलोड क्यों दें? वैसे ही हमारे बॉडी के पास बहुत सारा वर्कलोड रहता है। ठीक है, ये था जनरल वेज कि किस तरह से हम लोग अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं फ्रॉम पैथोजेंस। सेकेंड वन इज स्पेसिफिक वेज। इन सारे काम को करने से किसी स्पेसिफिक वायरसेस से हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं। हाँ, जितने भी पैथोजेंस हैं उनसे हम लोग सुरक्षित रहेंगे। दूसरा स्पेसिफिक वेज, यानी कि एक पार्टिकुलर पैथोजेन के लिए हम लोगों ने कुछ खास केमिकल यूज किया ताकि उसका ग्रोथ हो ही नहीं, पहले से ही ले लिया। यही पर आ जाती है बात वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन की। एक पार्टिकुलर चीज के लिए हमने वैक्सीन्स बनाया, उस वैक्सीन्स को अपनी बॉडी में डाल लिया, उस पैथोजेन के रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी पहले से ही बना लिया। अब यदि एक्सपोजर हो भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे मारने वाले जो सैनिक हैं एंटीबॉडीज वो हमारी बॉडी में तैयार हैं, और फिर उससे हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर? ये पॉइंट अब आप लोगों का क्लियर हो गया। नेक्स्ट, व्हाई प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्या है भाई, ट्रीटमेंट हम लोग करा लेंगे, बहुत सारा पैसा है हमारे पास,
बहुत सारा टाइम भी है, कोई काम नहीं मेरे पास, मैं बीमार रहूंगा, आराम से ट्रीटमेंट कराते रहूंगा। भाई अब आप ये एक छोटी सी बात सोचो, आपके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ, सब कुछ है, पैसा है, आप ऐशो आराम है, सब कुछ है, आपने लाइफ में सब कुछ अचीव कर लिया, बट आप हेल्दी हैं ही नहीं। जब आप हेल्दी नहीं हैं, आपको हमेशा फीवर लगा हुआ है, हमेशा कोई ना कोई बीमारी हुई है, भाई ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, क्या फायदा ऐसे ऐशो आराम का? दैट्स वाई प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्लियर? अब ये लाइन तो हम लोग नहीं लिख सकते हैं अपने साइंस की कॉपी में, तो हम लोगों को एज ए साइंस स्टूडेंट क्या लिखना होगा? नंबर 1, बॉडी नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली। जब भी हमें कोई बीमारी होती है, ठीक है, तो हम लोगों का बॉडी अच्छे से काम नहीं करता है, क्योंकि उसे कॉन्सेंट्रेट करना होता है किधर? इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में और उस पैथोजन से फाइट करने में, हमें वहाँ कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। इसलिए प्रॉपर फंक्शन हमारी बॉडी का खत्म हो जाता है। ठीक है, अब हो जाएगा तो बाकी का दूसरा फंक्शन अफेक्टेड होगा। दूसरा, ट्रीटमेंट टेक टाइम एंड मनी। भाई जो भी हम इलाज करा लें उसमें समय भी बर्बाद और पैसा तो बर्बाद होना ही होना है, तो क्यों ना ऐसा करे कि प्रिवेंशन ही कर ले भाई, कि बीमारी ना हो। हाँ, फिर भी हो जाए तो प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएंगे, बट ऐसा क्यों काम करना कि बीमारी हो जाए। क्लियर? एंड द थर्ड पॉइंट, वी बिकम सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। यदि कोई, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इन्फेक्शियस डिजीज जब हमें हो गया तो ये संभावना बहुत बढ़ जाती है मेरे कांटेक्ट में, ठीक है, या मुझसे ये बीमारी बहुत सारे लोगों को हो सकती है। तो इसीलिए हमें लोगों को ये कोशिश करना चाहिए कि प्रिवेंशन ही हम लोग करें, ताकि वो बीमारी ना हो और ट्रीटमेंट की आवश्यकता ना हो। क्लियर? तो इस चैप्टर का जो आज का टॉपिक है वो हमारा यहीं पे खत्म होता है। आई थिंक आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो से मैं कुछ इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में आप लोगों को बताऊंगी, जिसका नाम एनसीईआरटी बुक में है। हालांकि उस डिजीज के बारे में उसमें नहीं पढ़ाया गया है, बट दूसरे रेफरेंस बुक में है, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।